नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में आपने जाना था पंडित जी का वो रुद्राक्ष की माला को जल्दी जल्दी फेरना और उनके वो शब्द जो ज़रा इधर उधर होने लगे थे। कविशा का सारी चालाकी सारी जानकारी का धरा रह जाना मॉम के आगे। उसने 4 फेरे करके पंडित जी को रोक तो दिया था, लेकिन कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो बस ये उल्टा पड़ गया था कविशा पर। उसकी चाल उस पर ही भारी पड़ गई थी। मॉम ने समझाया था 4 फेरों का मतलब बड़े शॉर्ट तरीके में, वो लंबे तरीके से भी समझा सकती थी, लेकिन कविशा को ज़रा ये शॉर्ट तरीका ही समझ आ गया था शायद। पंडित जी ने क्या खूबसूरत लाइन कही थी, विवाह संपन्न हुआ। पंडित महाशय की जान में जान आई थी। फिर भोज लिए, मिठाई का डब्बा लिए, दक्षिणा लिए, बड़ी चतुराई से पंडित जी यहाँ से निकल गए थे। मॉम ने कविशा को साफ साफ कहा था, अगर इस घर की दहलीज से बाहर कदम रखा तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा, तो चुपचाप अपने कदमों को अंदर की तरफ बढ़ा दे। कविशा ने उनका मान रखा, उनकी बड़ों होने का मान रखा, अपनी मम्मी का मान रखा। जब मॉम ने ये कहा कि कुछ तो सिखाया होगा तेरी माँ ने तुझे, मैं मिलाई हूँ तेरी माँ से जो सभ्य है, तो बस कविशा बढ़ी थी अंदर। रूही अपनी भाभी का हाथ पकड़े उसे अंदर ले जाना चाहती थी, मगर कविशा ने उसका हाथ भी झटक दिया था। अंदर जाके कविशा के उस गुस्से को जो उसने मॉम के सामने बांधा हुआ था उसने खोल दिया था। अमाल की उस खूबसूरत फ़ोटो फ्रेम पर जो टूटकर शीशे उसके बिखर गए थे ज़मीन पर। गुस्सा उतारा था उसने अपने ही गहनों पर, जो नोच कर उसने फेंक दिए थे बेड पर। चूड़ियाँ उतार कर फेंक दी थी, फूल जो उसके बालों में लगे थे फेंक दिए थे। और ये पागल भूल गई थी कि फर्श पर उसने ही शीशे को बिखेरा था, और फिर उन्हीं बिखरे शीशों से उसने अपने पैरों को घायल कर दिया था। बस चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ी देर पहले ये रात जो ज़रा बहुत तेज़ी से बड़ी तूफ़ान ही लग रही थी, अब शांत हो गई थी। अमाल ने कविशा के हाथ पैरों को बांध दिया था। उसका गुस्सा उसके ऊपर ही हावी न हो जाए, उसके लिए और ख़तरनाक न हो जाए, उसे और नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए अमाल को ये कदम उठाना पड़ा था। वो जाकर फ्रिज से आइस पैक और आइस क्यूब ले आई थी। कांच के टुकड़े अभी भी कविशा के पैरों में ही थे, मगर कविशा को उस दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उस पर तो अलग ही सेल्स हावी थे। गुस्से के सेल्स, नफ़रत के सेल्स। अमाल बड़ी चतुराई से अंदर आई थी। अपने फ़ोटो फ्रेम को उठाकर उसने साइड पर रखा था। बर्फ़ के उन टुकड़ों को ज़ख्मों के अगल बगल उसने लगाया था, ताकि वो जगह थोड़ा सा सुन्न पड़ जाए, और जब वो कांच के टुकड़ों को खींचे तो कविशा को दर्द ना हो। तो ऐसा ही करते हुए अमाल ने एक टुकड़े को अपनी दोनों उंगलियों में पकड़ लिया सावधानी से, और खींचने से पहले अमाल का दिल धड़क गया था। उसने कविशा के चेहरे को देखा था। कविशा उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। उसके चेहरे पर नफ़रत की लकीरें झलक रही थी, सिर्फ गुस्से की लकीरें, क्रोध की लकीरें, अपने हार जाने की फ्रस्ट्रेशन की लकीरें थी उसके चेहरे पर, और उसकी निगाह कहीं और थी। तभी अमाल ने उस टुकड़े को झटके से बाहर खींच लिया था, और कविशा ने एक लंबी सांस लेकर अपने दांतों को पीस लिया था। वो नहीं चिल्लाई थी, मगर अमाल को दर्द हो गया था। जब उसने वो टुकड़ा निकाला तो उसे एक झटका लगा। उसने कविशा को देखा, मगर कविशा के चेहरे पर कोई भाव बदला ही नहीं था। उसने आराम से उन तीनों टुकड़ों को निकाल दिया था उसके सीधे पैर से, और आइस पैक फटाफट उसने उसके तले पर रख दिया था। कविशा हटा रही थी अपना पैर, लेकिन खींच लिया था अमाल ने, और फिर उसके दूसरे वाले पैर से भी वो जो 2 टुकड़े थे वो निकाल दिए थे। तभी दरवाजे पर नॉक हो गई थी। अमाल ने अपनी आंखें कविशा पर रखे हुए ही अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए थे। दरवाज़ा खोला था अमाल ने।
बॉस, क्या हुआ? आपने फर्स्ट एड बॉक्स क्यों मंगाया? उदय, बाद में बात करेंगे, अभी जा। अमाल ने पूरा दरवाज़ा खोला नहीं था। थोड़ा सा खोलकर उदय के हाथ से वो फर्स्ट एड बॉक्स ले लिया था और दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया था और उसकी कुंडी लगा दी थी जो ऊपर की तरफ थी। कुंडी लगाकर अमाल वापस बेड पर आकर बैठी थी। कविशा ने घूरती निगाहों से देखा था अमाल को, जिसमें ज़रा सा भी बदलाव नहीं आया था। अपने बंधे हुए पैरों को भी कविशा खींचने की कोशिश कर रही थी, जो कि उसके लिए ही नुकसानदेह साबित हो रहा था। जैसा कि अमाल ने कहा था, जब वो अपने पैरों पर खिंचाव दे रही थी तो ब्लड उसकी जख्म से निकलता चला जा रहा था, बेडशीट पर लग रहा था। अमाल से ये देखा नहीं गया। उसने फट से उसके पैरों को खोल दिया था और अपने दोनों हाथ में उसके पैरों को भर के अपनी गोद में रख लिया था और वो आइस पैक कस कर दाबा था उसके तलों पर, ताकि खून का बहाव बंद हो जाए। और कस कर पकड़ा हुआ था अमाल ने, ताकि कविशा उसे खींचे ना, क्योंकि पुरजोर कोशिश कर रही थी कविशा अपने पैरों को अपनी तरफ खींचने की। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है? मुझे मजबूर मत करो। तुमने अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है जिससे मैं जो मेरा है उसे तकलीफ़ हो, समझी तुम? जो क्रोध अभी तक कविशा की आंखों में था, अब अमाल की आंखों में उतर रहा था। मगर कविशा को कहाँ डर लगने वाला था। लेकिन कविशा ने अपने पैरों को खींचना बंद किया था। थोड़ी देर में ही खून भी रुक गया था। अमाल ने फर्स्ट एड बॉक्स को खोला, कॉटन के बॉल निकाले और उस पर कोई मरहम लगाया था। मरहम लगाकर उसने पैरों के तलों पर जब लगाया तो जलन हुई थी कविशा को, जिसकी भवें सिकुड़ गई थी, लेकिन उसने फिर भी आह नहीं निकाली थी। अमाल के लब हल्का सा मुस्कुराए थे। कितनी जिद्दी है, कितनी जिद्दी, लेकिन जैसी भी है मेरी है। ये अमाल के मन के अल्फाज थे। अमाल ने उसके पैरों पर बैंडेज बांध दिया था और उसके पैरों को सीधा कर दिया था। उसके बैग पर जाकर अमाल ने तकिया लगा दी थी ताकि उसके बैग को दर्द ना हो। हाँ, उसके हाथ नहीं खोले थे। और फर्स्ट एड बॉक्स उठाए वो बाहर की तरफ चली गई थी। बाहर से वो कुछ लेकर आई थी जिससे वो ज़मीन पर पड़े हुए कांचों को उठा सके, और अमाल ने यही किया था। उसे तिरछी निगाहों से घूर रही थी कविशा। कांच के टुकड़ों को एक डब्बे में बंद कर दिया था अमाल ने। उस डब्बे को एक किनारे रख दिया था। आगे बढ़कर अमाल ने इस रूम की लाइट्स ऑफ कर दी थी। वो जानती थी कविशा कितनी थकी हुई थी। दिन भर की ये सजावट, फिर दौड़कर उसके घर आना, ये 4 फेरे लेना, और फिर इतना गुस्सा। और दूर जाकर सोफे पर बैठ गई थी अमाल और इस मध्यम रोशनी में सिर्फ देख रही थी अपनी कविशा को। नामात की रोशनी में भी कविशा का चेहरा वो साफ साफ देख पा रही थी। हाँ, ये उसकी मोहब्बत की रोशनी थी, उसके प्यार का उजाला था। और दूर बैठे अमाल सिर्फ मुस्कुरा रही थी। गुस्से में कविशा की आंखें अब ज़रा भारी हो रही थी और उसकी आंख लग गई थी। अमाल ने जब ये देखा तो अमाल उसके करीब गई और उसके पैरों को अपने हाथ से हल्के हल्के सहलाने लगी थी। क्यों क्यों इतनी नफरत मुझसे है? क्यों? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कविशा, बहुत प्यार, और मैं तुम्हें तकलीफ़ें नहीं देख सकती। जितना बुरा तुम मुझे समझती हो, मैं उतनी बुरी नहीं हूँ। एक बार मेरे दिल में झांक कर तो देखो, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। मेरे दिल पर ये कांच मारा है तुमने, अपने पैरों पर नहीं। जानती हो कितनी तकलीफ़ हुई मुझे आज? हाँ, तुम अभी नहीं समझ रही हो मेरी इन तकलीफ़ों को, लेकिन एक दिन मैं इसका एहसास तुम्हें दिला कर रहूँगी। ये बताऊँगी कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत
ये दिखाऊंगी कि कितनी तकलीफ़ होती है तुम्हें दर्द में देखकर मुझे। कोई और तुम पर नज़र करे तो उसकी आंखें निकाल कर बाहर फेंक दूँ मैं। मेरी मॉम से इस तरह कोई बात करे तो उसकी सांसें उससे बिछड़ा दूँ मैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम ही हो जो मेरे सामने इस तरह की निगाह करके मेरे सामने खड़ी हो सकती हो। मेरी मॉम के सामने अपने ये अल्फाज रख सकती हो। मेरी मॉम के सामने अपनी गर्दन इस तरह अकड़ कर खड़ी हो सकती हो मेरे सामने। वरना मैं और मेरी ये बंदूक काफ़ी है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। अपनी बात कहते हुए अमाल ठीक वहीं बेड के किनारे नीचे बैठ गई थी और उसका हाथ कविशा के पैरों पर था और उसका सर उस बेड के किनारे पर। कविशा के चेहरे को निहारते निहारते अमाल की आंखें नम हुई थी और वो धीरे धीरे अपने लफ्ज़ कह रही थी, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी सोई हुई कविशा के सामने। तभी तो इतना सब कुछ कह पा रही थी और कविशा सुन पा रही थी। हालांकि उसके सेंस उसके पास नहीं थे। अमाल की मोहब्बत उसकी आँखों से, उसके चेहरे से, उसके चेहरे के भाव से, उसके हाथों के स्पर्श से, उसके दिल की तेज धड़कनों से साफ साफ दिख रहे थे, समझ आ रहे थे। इसी तरह अपने लफ्ज़ बोलते बोलते अमाल को न जाने कब नींद आ गई और वो बेड के किनारे सर टिकाए सो गई। थोड़ी देर तक ये दोनों ने नींद ले ली थी और थोड़ी देर के बाद कविशा की आँख खुल गई थी झटके से, जैसे उसने कोई ख्वाब देखा हो और उस ख्वाब में किसी ने उसे झकझोर दिया हो। ऐसे जब उसने अपनी आँखें खोली तो उसकी आँखें सीधा अमाल के उस चेहरे पर पड़ी जो बेड के किनारे से टिका हुआ था और अमाल के उस हाथ पर पड़ी जो उसके घायल पैरों पर थे। कविशा की नज़र एक पल के लिए इस मंज़र पर ठहर गई और सिर्फ वो अमाल के चेहरे को देखती नज़र आई, अपनी भौं को सिकोड़े। फिर न जाने उसे क्या हुआ, उसने अपने पैरों को ज़रा ज़ोर से हिलाया और अमाल की नींद खुल गई। क्या कर रहे हो? हाँ, चैन से 5 मिनट बैठ नहीं सकती हो? मेरे हाथ खोलो, कविशा ने कहा। नहीं, तुम्हारे हाथ मैं तब तक नहीं खोलूँगी जब तक तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारा ये क्रोध तुम्हारे इस बॉडी को छोड़कर न जाए। मैंने कहा मेरे हाथ खोलो और मैंने कहा मैं नहीं खोलूँगी। अमाल उठकर अब बेड पर बैठी थी, ठीक उसके पैरों के बगल में। हाँ, अभी भी अमाल का हाथ उसके पैरों पर ही था। कविशा ने अपने पैर ज़रा तिरछे कर कर उस पे से अमाल का हाथ हटा दिया। कहाँ तक मुझे भगाओगी? कहाँ तक पीछा छुड़ाओगी? हाँ, कहाँ तक दूर फेंकोगी मुझे? अमाल ने ये कहकर उसके पैर पर फिर अपने हाथ रखे थे। मैंने तुमसे कहा ना, मेरे हाथ खोलो, मुझे भूख लगी है। कविशा के ये शब्द थे। कविशा के इन शब्दों ने जैसे अमाल के गुस्से को न जाने कहाँ छू कर दिया। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? हाँ, मुझे भूख लगी है, तो मेरे हाथ खोलो। ठीक है, हाथ खोलकर करोगी क्या? मुझे खाओगी? अमाल ने पूछा था। नहीं, तुम्हें खाकर मुझे अपनी पुश्ते नहीं बिगाड़नी है। अच्छा, तो पुश्ते बनाना चाहती हो? मैंने कहा ना, मेरे हाथ खोलो। कविशा ने बात बदल दी, आँख बदल दी, अपनी आँखों की नज़र बदल दी, इधर उधर कर ली। मैं खुद कुछ बना लूँगी, चुपचाप से मेरे हाथ खोल दो। ये कहकर कविशा अपने पैरों को ज़रा नीचे की तरफ मोड़ने लगी थी। रुक जाओ, भूल गई हो? हाँ, कि इन पैरों को घायल किया है तुमने। हाँ तो मैं कर लूँगी। अच्छा, कर लोगी? अभी तक चला भी नहीं जा रहा था और अब कर लोगी? चुपचाप से लेटी रहो यहीं। एक लंबी सांस भरी थी कविशा ने। क्या ही कहती वो, क्या ही बोलती। और अमाल अब अपनी जगह से उठी थी। 1 इंच हिलने की कोशिश मत करना,
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अमाल ने अपनी बात बड़ी आंखों से कविशा के सामने रखी थी और अपने कदम अब उसने बाहर कर दिए थे। जाकर बाहर से इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। अमाल किचन की तरफ गई थी। वहाँ कोई नहीं था। रात के लगभग 3:30 बजे होंगे। कैसे वो किसी को उठाएगी कुछ बनाने के लिए? नहीं। अमाल धीरे से किचन में गई थी। फ्रिज से एग्स और ब्रेड निकाले थे और दूध भी निकाला था। अब उसने ऑमलेट ब्रेड बनाया था अपने हिसाब से और चाय बनाई थी। चाय और ऑमलेट ब्रेड लेकर वो रूम में आई थी। ट्रे थी उसके हाथ में। उसने फिर से रूम के दरवाजे को लॉक किया था उस ऊपर वाली कुंडी के साथ और ट्रे लेकर वो आगे आई थी। बेड पर उसने ट्रे रखी थी। जब उसने ट्रे रखी तो खून के धब्बों पर उसकी नज़र गई और उसकी नज़रों में प्यार आया। उसने प्यार भरी नज़रों से कविशा को देखा। क्यों इतनी ज़िद्दी हो तुम? ज़िद करना बहुत अच्छी बात है और मुझे तुम्हारी ज़िद तुमसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस तरह की ज़िद पसंद नहीं जिसमें तुम्हें तकलीफ़ हो। तो तुमसे मतलब तकलीफ़ मुझे हुई है, खून मेरा निकला है, तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? हाँ, कुछ नहीं, तुम्हारा पेट खाली है ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग ज़्यादा गर्म हो रहा है। ये कहकर अमाल ने ट्रे वहीं सामने वाली टेबल पर रखी थी। चाय टेबल पर रखी थी ट्रे से निकाल कर। मेरे हाथ खोलो, मैं खुद खा सकती हूँ। नहीं, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारे हाथ नहीं खोलूँगी। ये कहकर अमाल ने उस ऑमलेट ब्रेड का हल्का सा टुकड़ा तोड़ा था। कविशा के लबों के आगे किया था, मगर कविशा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कविशा, चुपचाप खाओ, मुझे नहीं खाना, मैं अपने आप खा सकती हूँ। मेरे हाथ खोल दो। नहीं खोलूँगी। तुम्हें जो करना है कर लो। नहीं खाना मत खाओ, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ नहीं खोलूँगी। ये कहकर अमाल ने फिर से उस निवाले को कविशा के होठों के आगे रखा था। कविशा ने फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। मान जाओ, खा लो, भूख लगी है ना तुम्हें? हाँ। अपने दांतों को कसकर दबाया था कविशा ने। अपनी जॉ लाइन को एक बहुत भारी दबाव दिया था। अपनी मुट्ठियों को बंधे हुए ही उसने बांध लिया था और एक लंबी गुस्से वाली सांस भरकर छोड़ दी थी। और फिर उन्हीं गुस्से वाली आंखों से उसने अमाल को देखा था और लब हल्के से खोल दिए थे। जैसे ही उसने लब खोले थे, अमाल ने वो निवाला अंदर की तरफ धकेला था और कसकर कविशा ने अपना मुंह बंद किया था, जिससे अमाल की उंगलियों पर उसके दांत कस के लगे थे। उंगली खानी है मेरी? पहले बोला होता ना, इसका सैंडविच बना कर ला के देती मैं तुम्हें। काट लिया मेरे हाथ को। हाँ, काट लिया। नागिन हो? अमाल ने ये बात कही थी। हाँ, नागिन हूँ, डस लूँगी तुम्हें। निवाला चबाते चबाते कविशा ने अपनी बात कही थी और अमाल की फिंगर से हल्का सा खून आया था। उसने उस खून को ज़रा मर कर दिया था। दूसरी फिंगर्स और थंब से उसने दूसरा निवाला तोड़ा था और फिर से कविशा के होठों के सामने किया था। कविशा ने फिर से घूरते हुए उस निवाले को अपने होठों में लेकर बंद कर लिया था। इस बार अमाल ने फटाक से अपनी उंगलियों को हटा लिया था और अमाल मुस्कुरा दी थी। इसी तरह अमाल ने पूरा ब्रेड ऑमलेट कविशा को खिला दिया था और उसने खा भी लिया था। चाय पियोगी? हाँ, पीऊँगी। ये भी मैं पिलाऊँ? नहीं, तभी मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मेरे हाथों को खोल दो। नहीं, हाथ तो मैं नहीं खोलूँगी। हाँ, चाय मैं पिला सकती हूँ, चाहे जैसे कहोगी वैसे। अमाल के लफ्ज़ों में मोहब्बत थी और वो मोहब्बत उसकी आंखों में साफ साफ झलक रही थी। घूर कर देख रही थी कविशा उसे और
अपनी नज़रें उसने इस बार दूसरी तरफ कर ली थी, डर के, उसकी मोहब्बत से घबरा कर। लो पियो। कप को अब आराम से अमाल ने उसके होठों पर लगाया था। कविशा ने उसे घूरते हुए चाय का एक सिप लिया था और इसी तरह अमाल ने चाय भी कविशा को पिला दी थी। और अब उसने इन बर्तनों को ज़रा साइड में किया था और कविशा के चेहरे के करीब हुई थी। उसकी कमर से अपनी कमर ऑलमोस्ट उसने लगा दी थी। क्या क्या करना चाहती हो? हाँ, कविशा ने डर के पूछा। कुछ नहीं, बस होठों पर ये ब्रेड के थोड़े थोड़े तिनके लगे हैं, उसे हटाना है और बाकी जो तुम चाहो वो कर सकती हूँ मैं। ये कहकर अपना चेहरा तिरछा किया था अमाल ने। नहीं, मैं हटा लूँगी खुद, दूर हटो। हट जाऊँगी दूर। ये कहते हुए अपनी जेब से रुमाल निकाला था अमाल ने और रुमाल निकाल कर कविशा के होठों को बहुत प्यार से सॉफ्ट तरीके से वाइप किया था। वाइप कर लेने के बाद अमाल उसी जगह खड़ी हो गई थी और अपनी उस फिंगर को अपनी रुमाल में दबा लिया था। वो ब्लड जो हल्का सा निकल रहा था वो रुमाल में लग गया था। अजीब से दांत छाप दिए थे उसने अमाल की उंगलियों पर। पानी पीना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना। यही वजह है कि ये गर्माहट तुम्हारे सर पर नाचती है। सो जाओ चुपचाप। तुमसे मतलब मैं सोऊं या ना सोऊं? अच्छा, खाना खिला दिया, एनर्जी आ गई? हाँ, सो जाओ चुपचाप। फिर से अमाल ने वो लाइट जो उसने खाना खिलाने के लिए ऑन की थी वो ऑफ़ कर दी थी और सामने फिर से जाकर अपने सोफ़े पर लेट गई थी। एक बहुत बेहतरीन स्माइल अपने चेहरे पर लिए अमाल ने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध लिया था सोफ़े पर लेटे लेटे। कविशा उसे घूर रही थी। उसके दिल में डर भी लग रहा था कि कहीं अमाल उसे छू न ले, उसके बोसे न ले ले, बिकॉज़ उसके हाथ तो बंधे हुए थे ना। लेकिन अमाल अपने चेहरे पर अपने दिल में एक अजीब सी खुशी लिए सिर्फ अपनी निगाहों में प्यार भर कर कविशा को देख रही थी। देखते ही देखते अमाल की आँख लग गई थी, लेकिन कविशा उसे घूर कर देख रही थी और घूरते घूरते उसकी भी पलकें न जाने कब भारी हुई और वो भी सो गई। समय ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी और सुबह की किरण हुई। सुबह की किरण सीधा आकर कविशा के चेहरे पर पड़ी थी, क्योंकि अमाल का जो बेड था वो बड़ी सी खिड़की के ठीक बगल में था और वो पर्दे ज़रा हटे हुए थे। वही किरण सोफ़े पर भी पड़ी थी। अमाल की आँख खुली थी और खुलते ही उसकी आँख कविशा के चेहरे पर गई थी, जिसकी भवें सिकुड़ रही थी उस रोशनी से। फिर अमाल ने अपने कदम जल्दी से कविशा की तरफ बढ़ाए थे और अपने आप को उन किरणों और कविशा के चेहरे के बीच में खड़ा कर दिया था और फिर एक टक निहारने लगी थी अपनी मोहब्बत को। निहार लेने के बाद उसने पर्दों को आगे कर दिया था, जिससे कमरे में आने वाली किरणों में ठहराव आ गया था, बंद हो गई थी। फिर वो अपने कदम कविशा की तरफ ले गई थी। कविशा के हाथ उसने बहुत प्यार से खोले थे। कविशा को हल्के से सरका कर पिल्लो पर सुलाया था और फिर उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। कविशा नींद में थी, गुम थी। उसने नींद में एक बहुत मासूम भरी करवट ली थी और अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसने अपने गाल के नीचे रख लिया था तकिया के बीच में और वो एक गहरी नींद ले गई थी। अमाल को बहुत प्यार आया था कविशा पर, लेकिन अमाल ने अपनी एक हाथ की दूरी को दूरी ही रहने दिया था और अपने कदम वो बाथरूम की तरफ ले गई थी। थोड़ी ही देर में वो फ्रेश होकर आ गई थी। उसकी उंगलियों पर कविशा के दांत के निशान ज़रा धँस से गए थे और वो हल्का हल्का उसकी स्किन कच्ची दिख रही थी और उस रुमाल पर एक निशान बन गया था कविशा के दांतों का। बस अमाल ने उस रुमाल को फ़ोल्ड करके अपनी अलमारी में सजा दिया था। अपना कुर्ता पजामा पहने
आमाल कविशा की चेहरे को अपनी निगाहों में भरकर रूम से बाहर आ गई थी। उसे आज किसी मीटिंग पर जाना था, इसलिए आज उसने अपने वो सफ़ेद कलर के कुर्ते पजामे पर अपनी वो ब्राउन कलर की जैकेट पहनी थी और अपनी गन लेना वो भूली नहीं थी। बस उसने अपने कदम जल्दी जल्दी बाहर की तरफ किए थे। तो आज का एपिसोड पूरा हुआ। मन तो नहीं था बोलने का, लेकिन पूरा मेरे पास था तो मैंने पूरा कर दिया। बाकी आप अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। जो आपको रिप्लाई नहीं करते, जो आपके कमेंट पे रिस्पॉन्स नहीं करते, उन्हीं को आप लोग कमेंट करते हो क्या? अगर ऐसा है तो बता दो, मैं भी वही करूँगी। एनीवेज़, अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट आपके बहुत मायने रखते हैं, लाइक आपके बहुत मायने रखते हैं। बस इतना ही कहूँगी और दुआ करिए। जल्द मिले, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।